पानी और स्क्वाच के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में इनका अनुपात 5:1 है और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:1 है। तो इन्हें 3:2 में मिश्रित किया जाता है। अंत मिश्रण में पानी और स्क्वाच का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। देखिए, पानी और स्क्वाच, इन दोनों का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है, इसमें हमें मिलाना क्या है वो देखिए ध्यान से। सेम टू सेम चीज मिलानी है। ये अलग पात्र में है पानी और स्क्वाच, और इनका अनुपात कितना है? 3:1। लेकिन मिलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इनका अनुपात 3:2 रहना चाहिए। ये टोटल कितना दिख रहा है आपको? 6, और ये टोटल कितना दिख रहा है आपको? 4। तो इनको 3:2 में मिलाना है। 3:2 में है ऑलरेडी, तो देखो इस काट के देखो, ये 3 है और ये 2 है, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होगा। मेरी बात सुनिएगा वापस ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं ए और बी जो मिश्रण है ये 5:1 में है, और वापस यही मिश्रण जो है 3:1 में है। यहां पर अलग अलग बातें होगी। अगर ये कहता है इन दोनों को बराबर लिया गया तो हम इनको बराबर करते मात्रा को। अगर ये कह रहा है कि इनको 3:2 में मिलाया, तो हम देखते हैं कि 3:2 में ऑलरेडी है ये। कैसे? वो देखिए ध्यान से। ये कितना दिख रहा है अपने को? 6। मैंने आया हुआ सवाल उठाया है, जानबूझ के बराबर नहीं लिया है। ये 6 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, मतलब ये 3:2 में ऑलरेडी है। ठीक है ना? तो इनको सीधा सीधा मिला दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाले में पहला मिला दो और दूसरे वाले में दूसरा मिला दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, आप पहले वाले में पहला मिलाइए। पहले वाले में पहला मिलाएंगे तो 5 और 3 8, और दूसरे वाले में दूसरा मिलाएंगे तो 1 और 1 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4:1 इनका मिश्रण में इनकी मात्रा होगी जब आप इनको 3:2 में मिलाते हो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसी प्रश्न के अंदर अगर ये कहता है इनको बराबर बराबर मिलाओ, इसको देखिए ध्यान से। मैंने ये सवाल करा दिया आपको। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये कहता है इनको बराबर बराबर मिलाओ, ठीक है, तो बराबर बराबर मिलाओ तो आपको बराबर करना पड़ता है। कैसे? ये कितना है? 6, और ये कितना है? 4। ये कुल 6 है, ये कुल 4 है। आपको इनको मिलाना है बराबर बराबर मात्रा में। इनका लसापा देखिए क्या होगा। 6 और 4 का लसापा होता है 12 होता है। अब आप उनको बराबर बराबर मात्रा में मिलाना चाहते हो तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इस 6 को आप 12 कैसे कर सकते हो? 2 से गुणा करके। और इस 4 को 12 कैसे कर सकते हो? 3 से गुणा करके। तो अब देखिए गुणा करके, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यहां 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 10 और 2 12, 9 और 3 12, ये बराबर बराबर हो गया। अगर कहता दोनों की बराबर मात्रा लेनी है फिर मिलाना है, तो आप इस तरह से इसे मिलाते, तो पहला कितना हो जाता? 19, और दूसरा कितना हो जाता? 5। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बराबर का कहे तो बराबर करना पड़ेगा। आगे सवाल आएगा उसमें और नया कॉन्सेप्ट भी है इसके ऊपर, देखिए ध्यान से। देखिए, अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, क्योंकि दंगल के अंदर हमें CBT 2 के एग्जाम से पहले वो सवाल तो अच्छे से कर ही लेने हैं जो CBT 1 में एग्जिस्ट करते थे, या जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल, पानी और शराब के दो मिश्रण जिनमें पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1। पानी और शरबत कितना है? 4:1। पानी शरबत कितना है? 3:1। इनको 1:2 में मिलाया गया। इस बार ये 1:2 में होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और फिर अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछा है, 1:2 में होना चाहिए। ये भी कितना दिख रहा है आपको? 5। कितना दिख रहा है आपको? 5। और ये कितना दिख रहा है आपको? 4। ठीक है ना। ये 1 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था। अगर ये 5 दिखे तो ये 10 दिखना चाहिए था। एक बार पहले इसको सुन लीजिए ध्यान से। अगर ये 5 दिख रहा है आपको और ये 4 दिख रहा है तो 1:2 में होना चाहिए था। 1:2 में होने का मतलब है अगर ये 5 दिख रहा है तो ये 10 दिखना चाहिए था। अब हम इसको 5 और 10 कैसे दिखाएं? बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ अगर 2 लिखा होता तब तो मैं 5 से गुणा कर देता, इसको सीधा सीधा 10 दिख जाता। बात समझ में आ रही है? इसको इसका डबल दिखाना है। बाई चांस यहाँ पर 1:1 होता और यहाँ 2 आता, ठीक है, तब तो मैं क्या करता, इसको ही अकेले को 5 से गुणा कर देता, तो इनको 5 से गुणा करता तो इससे डबल दिख जाता, 5:10, मतलब डबल हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो 3 दे रखा है, ठीक है, तो ये 4 हो रहा है। तो इनको कह रहा है, ये कह रहा है 1:2 में होना चाहिए, मतलब ये इसका डबल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं।
क्या करते हैं, पहले बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। ये इसको आप 4 से गुणा कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो, बराबर हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था, इसको आप 4 से गुणा कर लो पूरे को, लो 4 से गुणा कर लिया, 4:1। इसको आप 5 से गुणा कर लो पूरे को, 5 से 3:1। अब जिस अनुपात में बांटना है ना, उस अनुपात में आप इनको गुणा कर लो। कैसे, इनको 1:2 रखना है। अभी तो ये बराबर हो गए, कैसे देखिए, अब ये 5 है, 5 चौके 20, ये 4 है, 4×5 20, इनकी जो कुल मात्रा है वो बराबर हो चुकी है। अब आपको इसका अनुपात 1:2 चाहिए, मतलब जब अगर ये 1 हो तो ये 2 चाहिए, तो उससे भी आप यहाँ गुणा कर लीजिए। तो बात समझ में आई क्या, मतलब क्या है, मतलब ये है, पहले आप बराबर कर लीजिए, ठीक है, फिर जो अनुपात वो बोले उस अनुपात में बांट दीजिए। 2 तरह के सवाल है, एक में बराबर करने का बोलेगा, एक में क्या बोलेगा, बराबर करने का, मतलब बराबर बराबर है दोनों, तो आपको बराबर करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सवाल में बराबर दिख सकते हैं, नहीं दिखे तो आपको करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे मैंने बताया, इसको यहां गुणा कर दो, इसको यहां गुणा कर दो, और कभी कभी एलसीएम लेके स्मार्टनेस लगा लो। कैसे, जैसे हमने देखा था 6 और 4 था, इसको 2 से गुणा किया तो 12 हो गया, इसको 3 से गुणा किया तो 12 हो गया। वो स्मार्टनेस भी आप दिखा सकते हो। अब देखो 4 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4। अब आप इसको 10 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 10। आप चेक करना चाहोगे 1:2 में है कि नहीं, आप देख लो, 16 और 4 कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया, 30 और 10 40। तो ये 1:2 में है, ये 20 है, ये 40 है। अब आप मिलाओ, पानी पानी एक साथ ले लो, पानी है 16 और 30 46, और ये कितना हो गया 14। इसको काट लो, 23:7 इसका उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्न अभी CBT 1 की परीक्षा में आया था। वैसे तो सभी प्रश्न CBT 1 में आए हुए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि CBT 2 में आपको कैसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, सिक्कों वाला सवाल है, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्के वाले हर सवाल में आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। यहां आप लिखिए सिक्कों की संख्या, और यहां आप लिखिए मूल्य। ये दोनों चीजें अलग अलग लिखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह का काम करना है आपको। अगर वो संख्या का अनुपात देवे तो आप यहाँ संख्या का अनुपात लिखिए और इनको गुणा कीजिए और मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अगर वो मूल्य का अनुपात देवे और आपको संख्या का अनुपात निकालना है तो भाग दीजिए। कैसे, मैं एक उदाहरण लेकर दिखा रहा। अगर मान लो वो संख्या का अनुपात देता, ठीक है, जैसे 2:3:4, क्या संख्या का अनुपात दिया आपको ये, तो आप मूल्य का अनुपात अगर आपको चाहिए होता, क्यों, क्योंकि जब वो संख्या का अनुपात देगा तो आपको कुछ मूल्य देगा, और जब वो मूल्य का अनुपात देगा तो आपको संख्या देगा। दो चीजें इनको ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो 10 रुपए बने। ये 20 सिक्के जो है ना, ये संख्या को बता रहे हैं, और ये 10 रुपए जो है ना, ये मूल्य को बता रहे हैं। बात समझ में आई क्या? इन दोनों के ऊपर सवाल होता है, कभी वो संख्या का अनुपात देता है, कभी वो मूल्य का अनुपात देता है। बहुत ही सरल है आपके लिए दूसरा अनुपात निकालना। देखिए, अब मान लो 2, 3, 4 होता संख्या का अनुपात, तो आप मूल्य का अनुपात कैसे निकालते? गुणा करके। इसमें इसका गुणा कीजिए 2, इसमें इसका गुणा कीजिए 1.5, इसमें इसका गुणा कीजिए 1, तो कुल रुपए आपको कितने दिखते? 2, 1, 3, 4, 4.5 रुपए आपको टोटल दिखते, और वो जितने रुपए बताता है उस पर काम कर लेते हैं। अब देखिए, अगर ये सवाल, हम अपने सवाल से पहले अगर वो मूल्य का अनुपात दे देता, वो कह देता मूल्य का अनुपात 2:3:4, ये आपको वो दे देता मूल्य का अनुपात, तो मूल्य के अनुपात से आपको संख्या का अनुपात निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो 2 में 1 का भाग दीजिए 2, ठीक है। 3 में 50 पैसे का भाग देना है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 में 50 पैसे का भाग देने की जगह आप आधे का भाग दे दीजिए, ठीक है। क्यों? 50 पैसा जो होता है वो आधा रुपया ही होता है। आप सवाल शुरू करें ना, जब भी सिक्के वाला सवाल शुरू करें, आपको अगर गणना को सरल बनाना ना, आप 50 पैसे को कभी 50 पैसे लिखो ही मत, आप पहले आधा रुपया लिख लो, और 25 पैसे को कभी 25 पैसे मत लिखो, 1/4 रुपया लिख दो, और कभी 20 पैसा लिखा हुआ है तो आप पहले से 1/5 रुपया लिख दो। इतना आंकड़ा तो आपके दिमाग में सेट रह सकता है। अब देखिए, मूल्य का अनुपात 4, अगर संख्या निकालने तो इस 4 में 1/4 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 16। इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। अपने सवाल के अंदर में दे रखा है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, और इनका कुल मूल्य 93 रुपए 75 पैसे हैं। तो आप इन सिक्कों की संख्या बतानी है सबकी, ये सवाल है आपका।
अब बात करते हैं, आप थोड़ा बहुत समझदार हो चुके होंगे, यहाँ आपको आधा रुपया या 1/4 रुपया लिखना आपको आ गया होगा। तो मूल्य निकाल लीजिए, आपको कुल मूल्य दे रखा है तो आपके हिसाब से मूल्य क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे, ये संख्या का अनुपात है, अभी सिखाया था मैंने, 3 एकम 3, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/4, क्योंकि जब गुणा करोगे तो 5/4 आएगा, जिसको आप 1 सही 1/4 लिख सकते हो। पॉइंट में नहीं जाए, हमेशा ऐसा लिखने की कोशिश करें, गणना कम रहेगी, ठीक है। 3 2 5 1 6 6.25, ये जो 6.25 रुपया है ये 93 रुपए 75 पैसे के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, बट्टा में चला जाएगा, मतलब 1 इकाई किसके बराबर होगा, 1 इकाई किसके बराबर होगा, 25/4, 6 चौक 24 1 25, 25/4 ऊपर चला गया, ठीक है। पॉइंट हटा 100 आ गया। अब इस गणना को कीजिए आप, 25 तिया 75, कितना बच गया 18, 25 7 175, कितना बच गया 12, 25 पंजे 125, फिर आप इसको 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो 1 इकाई का मान आ गया 15, ठीक है। बहुत सरल सी गणना थी जो आपको करनी आनी चाहिए। जैसे आपकी गणना होगी, 1 इकाई का मान आपके 15 आ गया, आप उत्तर निकाल लीजिए। सिक्कों की संख्या पूछिए, 3 इकाई वाले किसके बराबर होंगे, 3 × 15 45, 4 इकाई वाले किसके बराबर होंगे, 4 × 15 60, और 5 इकाई वाले किसके बराबर होंगे 45 75, 15 5 75। तो यह आपका उत्तर आ चुका है। अब इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे करना आना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ जरूर मान सकते हैं कि 20 सेकंड लग सकते हैं परीक्षा में गणना के कारण, गणना सरल हो तो और कम लगेगा, लेकिन आप इस सवाल को 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, वो भी देख लीजिए ध्यान से। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या के ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं वो ये है, 42 56 और 70। कई बार तो ऑप्शन से आपको 5 सेकंड से पहले भी उत्तर आ जाता है, और कई बार आपको 2 ऑप्शन के बीच में काम करना पड़ता है। देखिए यहां पर क्या कहानी, 40 70 और 75, 46 58 और 75। आपको जो दे रखे हैं ये आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:4:5। ये कह रहा है 1 रुपए के इतने सिक्के हो सकते हैं, 50 पैसे के इतने, 25 पैसे के इतने, ये 4 तरह के उत्तर आपको दे रखे हैं। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ 3 के रूप में है, तो जो 3 का गुणज होगा वही 1 रुपए के सिक्के हो सकते हैं। 50 पैसे के सिक्के यहाँ 4 के अनुपात में दे रखे हैं, तो जो 4 का गुणज होगा वही 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो सकती है। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो जो 5 का गुणज होगा वही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो सकती है। ये जो संख्या का अनुपात है उसी का गुणज ये सिक्के होंगे। अब जो गुणज नहीं है उनको काट दो तो काम हो जाएगा। 1 रुपए के सिक्के ये दे रखे हैं, ये अगर ये ऑप्शन हो तो, अगर ये उत्तर हो तो, ये उत्तर हो तो, ये उत्तर हो तो 3 का गुणज होने चाहिए। तो देखो ये 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, दोनों उत्तर हो सकते हैं। अब 4 के हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से यहाँ 56 आ रहा है, 4 से कट रहा है, 60 आ रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यहाँ 70 आ रहा है और ये 75 आ रहा है, मतलब दोनों उत्तर ऑप्शन के हिसाब से तो दोनों उत्तर हो सकते हैं। अब हमें एक उत्तर को वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा उत्तर सही है। देखिए मुझे नहीं लगता कि 3 का गुणज देखने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है। चलिए 2-3 सेकंड आपने 4-5 सेकंड आपने खर्च कर दिए। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन को अगर आप सही मानते हो तो देखिए कैसे काम करना पड़ेगा। 42 सिक्के होते हैं अगर 1 रुपए के, ठीक है ना, ये 1 रुपए के सिक्के, ये 50 पैसे के, 25 पैसे, 42 सिक्के होते हैं अगर 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो जाते हैं टोटल, 42 रुपए हो जाते हैं। हमें कुल धन देखना है 93-75 में पहुंच जाता है क्या। अगर 56 सही होता अगले में तो 56 को आप आधा से गुणा करते तो कितना हो जाता है 28 रुपए, और अगर 70 सही होता तो 70 को आप 1/4 से गुणा करते तो हो जाता 35/2 रुपए। इस धन का योग करने से 93 रुपए 75 पैसे कभी नहीं आ सकता, आपको देख के पता चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बट्टा में 2 लिखा हुआ है। अगर बट्टा में 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 50 पैसे आएंगे, क्या आएगा आधा 0.5, तो इसका जो योग है उससे तो ये आ नहीं सकता, इसका मतलब ये उत्तर गलत हो गया, ये उत्तर अपने आप ही सही हो। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो अब हम एक सिक्कों वाला एक और सवाल उठा के देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या आपस में बराबर है। संख्या का अनुपात आपको नहीं दे रखा, लेकिन कह रखा है बराबर है, तो आप इसको 1:1:1 बोलोगे। मूल्य आपको दे रखा है, टोटल कुल मूल्य दे रखा है कि कुल धन जो है वो 368 रुपए है। आपको ये देखना है कि धन आपके यहां से कितने इकाई है जो 368 के बराबर है। तो इसी तरह यहां से आने के लिए गुणा करोगे 1, जैसा भी सिखा चुका हूं पहले, 5 एकम 5 और 10 एकम 10, तो 1 5 15, 1 और 5 6 और 10 16,
16 इकाई टोटल यहाँ धन है जो 368 के बराबर है। 16 इकाई 368 के बराबर है, तो एक इकाई किसके बराबर होगी? ये 16 बट्टा में चला जाएगा, 16 दूना 32, 16 3 48। एक इकाई का मान 23 है। आपको पूछा है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी दिख रही है? 1 1 1, या फिर बोल दो 23 23 23, 23 गुणा 3। कुल सिक्के 3 इकाई है, एक इकाई से 23 है, तो 23 इंटू 3 हो जाएगा 69 सिक्के टोटल है। ये आपका सवाल था। अब इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो देखिए ध्यान से। वैसे तो इसमें ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसमें कोई गणना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर दे दिया तो बहुत छोटी सी गणना से काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, थोड़ा आपको बुद्धिजीवी बनाने के लिए, वैसे तो थोड़ा समय लगता है उसमें, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ उत्तर होता है 56, 65, 69 और 96। इनमें से अगर एक उत्तर सही होता है, अगर कुल सिक्कों की संख्या ये होती, आपको पता है ये जो सिक्के हैं 3 प्रकार के बराबर सिक्कों से बनकर बने हैं। इसका मतलब ये जो है और ये तीनों बराबर है, ये बराबर है। इसका मतलब ये जो भी कुल सिक्कों की संख्या होगी वो 3 का गुणज होगी। क्या होगी? 3 का गुणज, क्योंकि ये बराबर है। कोई 3 बराबर संख्याओं को आप जोड़ के देख लीजिए, वो 3 का गुणज होगी, तो ये भी 3 का गुणज होना चाहिए उत्तर। ये गुणज 3 का उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये या ये दोनों में से एक उत्तर है। अब इन दोनों, पिछले वाले सवाल में भी ऐसा हुआ था, 2 उत्तर आ गए, तो इसको चेक कर लो कैसे। अगर कुल सिक्के 69 है तो एक तरह के सिक्के कितने होंगे? 23। अब अगर 1 रुपए के 23 सिक्के तो कितने रुपए बन गए? 23। 5 से कितने बन गए? 23 बन जाए 115, और 10 से कितने बन गए? 230। इनको जब आप जोड़ोगे तो जो आपका मूलधन आपको दिया हुआ है 368 रुपए, वो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यह आपका उत्तर सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब अगर आप इस 96 को सही उत्तर मानते हैं तो देखिए 96/3 3 3 9 और 3 32 सिक्के होते हैं। अगर 32 सिक्के होते तो 32 रुपए यहां हो जाते, 5 रुपए से 160 रुपए हो जाते, और 10 रुपए से 320 रुपए हो जाते। तो आपको ये देखकर पता चल जाता, पहले अगर आप इसको चेक करते, ये आंकड़ा ऊपर होता तो आपको ये देखकर पता चल जाता कि 320 और 160 तो बहुत आगे निकल गया, हमारे को तो 368 पे ही पहुंचना है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा तो भाज्यता के नियम का ज्ञान होना चाहिए। सिक्कों की संख्या किससे कट रही है और सिक्कों की संख्या कुल है तो किससे कट रही है, इस बात का पता करके आप ऑप्शन पे भी काम कर सकते हो। ये थे सिक्कों वाले सवाल। अब हम सांझा के कुछ सवाल जो हमने अनुपात समानुपात का हिस्सा बनाया है, बहुत ही सरल से 2 सवाल लेंगे हम। देखिए, तो इस वीडियो में सांझा सरल ही आया था। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने में 6000 रुपए, ठीक है, और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 रुपए का निवेश किया, तो लाभ का अनुपात बताओ। देखिए, जब भी आपको लाभ का अनुपात निकालना हो, पहले बंदे का लाभ और दूसरे बंदे का लाभ, इनके लाभ का अनुपात निकालना हो, तो ये जो धन लगा रहे हैं और ये जो समय लगा रहे हैं, इसका गुणा कर दीजिए, और इधर की तरफ इसका समय और इसके धन का गुणा कर दीजिए। ये कहानी है बहुत सरल सी। अब क्या करें, पहले वाले बंदे ने जो भी है 5 महीने के लिए 6000 रुपए लगाए, और इसने 6 महीने के लिए 5000 रुपए लगाए। तो देखिए 0 0 0 37 कट रहा है, 1:1 आ रहा है, तो लाभ का जो अनुपात होगा वो 1:1 में बांटा जाएगा। बहुत ही सरल सा सवाल है। लाभ का अनुपात आप कैसे बांटोगे? समय गुणा धन को गुणा करके बांटोगे। अब देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। सांझा का ही एक और सवाल जिसको हमने अनुपात समानुपात का ही हिस्सा बनाया है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। उमर ने 10,000 रुपए और अविनाश ने 15,000 रुपए निवेश किया और साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद चला गया। तो देखिए, उमर है 10,000 रुपए और अविनाश ने लगाए 15,000। अब कौन चला गया? वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद चला गया। दूसरा वाला बंदा जो है, ये उमर और अविनाश 8 महीने बाद चला गया, तो व्यापार में 8 महीने रहा। तो कह रहा है पहले 12 मास में दोनों को लाभ का अनुपात, अगर ये 8 महीने रहा तो ये 12 महीने रहा, क्योंकि 12 महीने बाद ही आप लाभ बांट रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये इसका धन, ये इसका समय, इसका धन, इसका समय। अब एक सिंपल सी गणना आपके सामने, 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दिए, और जो बढ़ता है उसे आप काट लीजिए। वैसे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 15 8 120। भैया 15 से अगर इसको काटते हो 120 से 15 8 120, 8:8 मतलब 1:1 ही इसका भी उत्तर था। तो ये थे सांझा के 2 सरल से सवाल जो हमने लिए। देखिए
ये जो आप अभी आपके सामने है, ये दंगल का 4th पार्ट है। आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा एक बात बता दूं मैं आपको, रेलवे की परीक्षाओं में समय कार्य, नल टंकी के भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मैं दंगल के 6th पार्ट में, ये 4th पार्ट है, इसके बाद समय और दूरी लूंगा। हो सकता है समय और दूरी के 2 पार्ट लग जाए, ठीक है ना। समय और दूरी के बाद, जैसे समय और दूरी में हम रेल के सवाल भी करेंगे, समय और दूरी के बाद में हम समय कार्य और नल टंकी के सवाल करेंगे। तो उस समय मैं समय कार्य के वो सवाल नहीं करूंगा जो मैंने CBT 1 के पेपर सोल्यूशन में करा दिए थे, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वो देखे हुए होंगे तो नल और टंकी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो नहीं देखी होगी तो आपको दिक्कत होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट, समय कार्य में मैंने 2 भाग दिए थे और तीसरा भाग मैंने यूं नहीं दिया था, तो उसके लिए मैंने 4 जुगाड़ वीडियो बनाए टोटल समय कार्य के, जिसमें एक में आप MDS लगाना सीखते हो, एक में आप डबल MDS लगाना सीखते हो, एक में आप या वाले सवाल सीखते हो जिनको आप MDS से भी कर सकते हो, और एक में आप कार्य क्षमता वाले सवाल सीखते हो। तो जो इसका अगला पार्ट, जो नल टंकी आप करोगे, मतलब इसके 2 पार्ट आगे या इसके 1 पार्ट आगे आप नल टंकी करोगे, उस टाइम आपकी इतनी मेहनत तो की हुई होनी चाहिए कि आपके समय कार्य देखा हुआ हो, ठीक है, और जुगाड़ के 3-4 वीडियो देखा हो, ज्यादा नहीं है। ये आपके 1-1.5 घंटे की मेहनत है। अगर ये देखी हो तो आपके नल टंकी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। शेयर करते रहिए, धन्यवाद।